तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन एंड कमेंट कीजिए सारे बच्चे, इजी था हार्ड था। तो सेट 3 3113 इस कोड को अभी सॉल्व करेंगे, बाकी कोड्स भी अभी हम थोड़ी देर बाद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन एंड सारे बच्चे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कैसा गया एग्जाम आपका। तो क्लास 10th साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। तो डिस्कस हम इंग्लिश मीडियम करेंगे, ठीक है, तो हिंदी वाले भी आंसर्स मैच कर लेना अपने। तो आपको पता ही था ना, सेक्शन ABC 3 सेक्शंस थे इस बार। सेक्शन ए सबसे ज्यादा 30 मार्क्स का था, बी आपका 25 एंड सी भी आपका 25 मार्क्स का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके आंसर्स एंड सारे बच्चे कमेंट कर दो कि कैसा गया एग्जाम। एंड जो अदर कोर्स के बच्चे हैं वो भी अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 9354533583। तो अपने क्वेश्चन पेपर की PDF आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, तो थोड़ी देर बाद आपके कोर्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप अपने आंसर्स भी जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सेक्शन ए पे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पायरोगायरा, लिशमानिया एंड हाइड्रा। ये स्पायरोगायरा, लिशमानिया और हाइड्रा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली या यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, या फिर दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो यहाँ पे जो स्पायरोगायरा, लिशमानिया और हाइड्रा होते हैं, इसका आंसर था डी, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो डी ऑप्शन था इसका आंसर फर्स्ट का। तो किस किस बच्चे ने डी पे टिक किया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो ये करेक्ट आंसर है। तो सारे बच्चे कमेंट कीजिए किस किस का ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच स्ट्रक्चर इन अ लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो जो लीफ है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो गैसेस एक्सचेंज करता है। तो ये है गैसेस एक्सचेंज, आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा करता है, स्टोमेटा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो स्टोमेटा किस किस बच्चे ने लिखा है, उनका आंसर करेक्ट है। कमेंट करके सारे बच्चे बताओ एग्जाम कैसा गया एंड वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। आपके कोड्स के भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, अगर डिफरेंट कोड है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना PDF सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर का, तो आपको आपके सोल्यूशंस भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर ये, इस पे क्वेश्चन पेपर का PDF सेंड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, pancreas secrete pancreatic juice which contain certain enzyme that helps in digestion of food। तो पेंक्रियास सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, है ना, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिससे डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। तो फर्स्ट ऑप्शन था ए, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लिपाजे डाइजेस्ट प्रोटीन। नो, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपाज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये करेक्ट है आपका। बी वाला इसका आंसर था, बी। तो बी किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कमेंट कीजिए सारे बच्चे, बी आपने लिखा है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर डी है, सेकंड का आंसर बी है एंड थर्ड का आंसर आपका बी है। तो कमेंट कीजिए अभी तक किस किस के कितने करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो हिंदी वालों को भी आंसर मिले होंगे, इसका डी, इसका बी और इसका बी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो PDF भी मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, टेलीग्राम लिंक देख लेना चैनल पेज पे से।
फोर्थ देखिए, फ्रॉम द गिवन सिचुएशंस आइडेंटिफाई कीमोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट इन पार्ट्स ऑफ प्लांट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, बताओ इसका आंसर क्या लिख के आए हो फोर्थ का। कीमोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, मतलब बताना है क्या करेक्ट है इसमें। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल होती है, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स सनलाइट होता है, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स अर्थ या ग्रेविटी होती है, एंड मूवमेंट ऑफ लीव ड्यू टू ब्रीज। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए सारे बच्चे, क्या लिख के आए हो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड ए वाला आंसर होना चाहिए। किस किस बच्चे ने ए आंसर पे टिक किया है वो करेक्ट है। मतलब ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड भी है इसका आंसर, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स अर्थ या ग्रेविटी। तो अर्थ या ग्रेविटी में जियोट्रॉपिज्म लग रहा है, और इस वाले में सनफ्लावर टुवर्ड्स सन, ये वाला टुवर्ड ओव्यूल, इस वाले में कीमोट्रॉपिक लग रहा है, और इस वाले में आपका जियोट्रॉपिक लग रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। बाकी अगर इसकी बात करें सनलाइट वाला, तो ये आपका फोटोट्रॉपिज्म था, ठीक है। और ये जो मूवमेंट ऑफ लीव्स ड्यू टू ब्रीज था, ये एक नेस्टिक मूवमेंट था, ठीक है। तो ये दोनों आंसर नहीं थे, फर्स्ट और थर्ड आंसर था, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने लिखा है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा ग्रुप बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, नॉट बायोडिग्रेडेबल पूछा है, यानी जो डिकम्पोज ना हो पाए। तो यहाँ पे आंसर था पॉलिथीन बैग, रबर बैंड, बॉल बैंड। पॉलिथीन जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है इनका। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ द हार्ट विद ब्लड वेसल मार्क्ड 1 and 2 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन हार्ट एंड टू ब्लड वेसल्स। आंसर कमेंट कीजिए, सिक्स का क्या लिख के आए हो, सिक्स का आंसर क्या लिखा है। तो हार्ट के बारे में सारे बच्चे पढ़ के गए होंगे। सिक्स का आंसर बताइए। ब्लड वेसल 1 में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स है, यस। और 2 में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यस, ये भी करेक्ट है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, राइट एट्रियम थिक वॉल एज इट हैज टू पंप ब्लड, ये वाला ठीक है। फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला करेक्ट है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका डी में है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने लिखा है सिक्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी है इसका आंसर, ठीक है। तो ये सिक्स का आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फोर्थ का आंसर है ए, फिफ्थ का आंसर है सी, सिक्स्थ का आंसर है आपका डी, ठीक है, डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ देखिए, प्लांट्स यूज वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल, सम आर मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, मतलब जो इनकरेक्ट तरीका है टेक्निक्स का। तो एक्सेस वाटर गिवन आउट बाय ट्रांसपिरेशन,
गम्स रेजिन वेस्ट दैट आर स्टोर्ड, ये तो ठीक है। रूट सीक्रेट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, ये भी करेक्ट ही तरीका है ना। इनकरेक्ट पूछा है आपसे। तो फ्लावर कैन स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट, ये इसका इनकरेक्ट है। डी, सेवेंथ का आंसर डी होगा। डी आंसर है इसका। सेवेंथ का आंसर डी किस किसने लिखा है, फ्लावर्स कैन स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब इनकरेक्ट है ये। तो इनकरेक्ट पे टिक करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजंस वाला क्वेश्चन है ये। ए एजर्शन है रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग नहीं होती है। यस, ये करेक्ट है आपका एजर्शन। रीजन है मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी करेक्ट है। एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, इसलिए इसमें थिंकिंग नहीं होती। यस, एजर्शन और रीजन करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने लिखा है, उनका आंसर करेक्ट है, एट्थ का आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एजर्शन है ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओजोन हायर लेवल पे प्रोडक्ट यूवी रेडिएशन का है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे काम करता है और एक्ट करता है। यस, ये करेक्ट है। ओजोन हायर लेवल पे मिलती है ना और यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, ये करेक्ट है आपका। एजर्शन करेक्ट है आपका। द हायर एनर्जी यूवी स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर O2, O2 के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है यूवी रेडिएशन। यस, ये भी करेक्ट है आपका। और इसी रीजन से ये रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है इस एजर्शन को। तो यस, ये दोनों करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर भी। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 8-9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एजर्शन रीजन आपके करेक्ट भी है और रीजन आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है दोनों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10-11 ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री पोर्शन पे आ रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बायो के। चलिए इसके सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री, जो बच्चे वेट ही कर रहे होंगे केमिस्ट्री पोर्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका केमिस्ट्री पोर्शन सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी क्या है, द गैसेज इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स। तो कौन सी गैसेज है जो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को हीट करने पे ही मतलब गैसेज इवॉल्व होती है। तो लेड नाइट्रेट की आपको रिएक्शन तो आती होगी ना। तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में क्या होता था, तो यहाँ देखो सेक्शन बी केमिस्ट्री, लेड नाइट्रेट की इक्वेशन सबको आती है ना। लेड नाइट्रेट हीट करने पे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में प्रोडक्ट बनाता है ये वाले। तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस बन रही है, एक तो NO2 और एक O2 बन रही है ना। तो ये रिएक्शन सबको आती होगी। तो कौन सी गैसेस बन रही है, NO2 एंड O2, यानी ऑप्शन डी है इसका आंसर क्वेश्चन 17 का। तो ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो NO2 O2 गैसेस यहाँ पे बनती है, डी ऑप्शन आंसर है। तो कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ सोडियम नाइट्रेट बनाता है और AgCl। यस, AgCl में डिस्प्लेस हो गया और NO3Na में डिस्प्लेस हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ऐसी पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट के पास चला जाएगा और पोटेशियम के पास क्लोराइड आ जाएगा, है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज हो रहा है दोनों में ही। तो इसमें पूछा है ये कौन से रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों। तो आपको मैंने बता दिया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसमें बोला है पहला डबल है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, ये गलत है। दोनों डबल है, ये भी गलत है। ये वाला ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट ना हमेशा प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ऑलवेज डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, बेरियम सल्फेट का, AgCl का, है ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है।
ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट साथ में प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो हिंदी में भी समझ आ गया ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 O2 बनती है और ये दोनों ही आपके यल रिएक्शन से द्विविस्थापन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखो। तो कमेंट कीजिए कैसा गया एग्जाम, इजी था हार्ड था, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कैसा लेवल था एग्जाम का। क्वेश्चन 19 देखो। Which one of the following can be used in an acid base indicated by a visually impaired blind student? तो blind student जो होते हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर में किसका यूज करते हैं? देखो जो ब्लाइंड है उन्हें तो मतलब वो डिटेक्ट कलर तो देख नहीं पाएंगे, तो कलर मतलब वो क्या से पता कर लगा सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड बेस है? अगर कलर देख पाते तो वो लिटमस से देख पाते, टर्मरिक से देख पाते, है ना, कलर चेंज। बट एसिड बेस इंडिकेटर अगर ब्लाइंड के लिए करना है तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर चाहिए होते हैं। कौन से इंडिकेटर चाहिए होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपके अनियन और वनीला होता है। तो इसमें ब्लाइंड स्टूडेंट किसकी हेल्प से एसिड बेस का पता लगाएगा? वनीला एसेंस, यानी ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो ये तो इजी था, सबको पता होगा ब्लाइंड लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करते हैं एसिड बेस के लिए। नेक्स्ट देखो 20, द हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो CnH डबल, जितने C उसके H डबल, तो ये वाला जो जनरल फॉर्मूला ये एल्कीन के लिए यूज होता है। बी ऑप्शन है इसका आंसर। किसके लिए होता है ये फॉर्मूला यूज? बी, एल्कीन के लिए। क्वेश्चन 20 का आंसर एल्कीन है। तो सेक्शन बी केमिस्ट्री में 17 का आंसर डी, 18 का C, 19 का बी वनीला एसेंस एंड 20 का भी बी है एल्कीन। ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपको बोला है व्हेन एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद वाटर इट स्टार्ट फ्लोटिंग, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स। तो जब कोई एक्स एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करता है तो फ्लोट करता है। तो एलिमेंट एक्स क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। तो आपने पढ़ा होगा फ्लोट कौन सी मेटल करती है? कैल्शियम फ्लोट करती है। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कैल्शियम फ्लोट करती है। इसमें अगर पूछते क्यों करती है, क्योंकि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी जिससे क्या होगा? वो स्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी सरफेस ऑफ कैल्शियम से, और जिससे वो डेंसिटी कम हो जाएगी और वो फ्लोट करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये फ्लोट करती है कैल्शियम मेटल। बी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन 21 का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा पुअर कंडक्टर है? पुअर कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कॉपर तो करता है, कॉपर की वायर बनती है, एल्यूमिनियम की वायर भी बनती है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और सिल्वर जो है वो तो सबसे अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। तो पुअर कंडक्टर कौन हुआ? लेड। पीबी जो लेड है वो पुअर कंडक्टर होता है, तो पुअर कंडक्टर लेड होगा, पीबी। क्लियर? सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कॉपर एल्यूमिनियम वायर बनती है, तो ये भी कंडक्टर है। और सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर, बट कॉस्टली है इसलिए यूज नहीं करते, बट सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। तो यहाँ पुअर कंडक्टर होगा लेड। ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखो, द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड आर। ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटो में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, और मिथेनॉइक एसिड आपका एंट के स्टिंग में होता है। तो टमाटो पहले आएगा, ऑक्सैलिक है, फिर कर्ड आएगा, फिर मिथेनॉइक में एंट आएगा, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 23 का आंसर ऑप्शन ए होगा। कमेंट कीजिए किस किसने क्वेश्चन 23 का आंसर ऑप्शन ए किया है। तो क्वेश्चन 22 का आंसर तो लेड है 22 का, एंड 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? टमाटो, कर्ड, एंट स्टिंग। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। क्वेश्चन 24 देखेंगे, एजर्शन रीजंस है। तो एजर्शन है कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, कार्बन और अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यस, कार्बन शेयर करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार, जो उसके लास्ट में 2, कार्बन का क्या होता है? 2 4 6 एटॉमिक नंबर है 2 4। तो जो लास्ट के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है, खुद के साथ भी शेयरिंग कर सकता है और अदर एटम्स के साथ भी शेयरिंग कर सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट शेल। यस, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल पे आते हैं, मतलब ये वाले शेयर नहीं करेगा, सिर्फ ये वाले शेयर करता है 4।
और इन आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 2 4 6 नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो यही तो बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये बोल रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो आउटर मोस्ट शेल को ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड जिससे क्या होगा, वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा लेगा। यस, इसके पास 4 है, 4 की कमी है, तो अगर ये 4 शेयर कर लेगा किसी के साथ तो इसके पास 2 8 हो जाएंगे पूरे, मतलब 2 6, यानी 2 4 है तो मुझे 2 यहाँ वाले में 8 चाहिए ना, तो 4 किसी से ये शेयर करके 8 बना लेगा, तो इससे ये नोबल गैस में चेंज हो जाता है। यस, बिल्कुल ठीक है। ये आउटरमोस्ट शेल को शेयर करके क्या करता है, नोबल गैस ले लेता है स्टेबल होने के लिए। तो यस, बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि क्यों वो शेयर करता है, क्योंकि उसे स्टेबल होना है। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, एजर्शन रीजन करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। तो क्या है क्वेश्चन 24 का आंसर, एग्जेशन रीजन दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर है। किस किस बच्चे ने आंसर ऑप्शन ए किया क्वेश्चन 24 का, बिल्कुल करेक्ट है। आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आई होप एमसीक्यू पोर्शन सबके सही होंगे। कमेंट कीजिए किस किस के कितने क्वेश्चन सही है। अदर कोर्स के सोल्यूशन भी चाहते हैं तो अपनी पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है, इनको मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, बाद में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई डज वन फील पेन एंड इरिटेशन व्हेन स्टंग बाय हनी बी, रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव रिलीफ, हाउ। तो आपको पता है हनी बी के स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड होता है, जैसे एंट के स्टिंग में भी मिथेनॉइक एसिड होता है, और जो हनी बी होती है उसके स्टिंग में भी क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना था, जो हनी बी का स्टिंग है उसमें मिथेनॉइक एसिड होता है, जिस रीजन से, या फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो, मिथेनॉइक फॉर्मिक सेम होता है। तो हनी बी स्टिंग इंजेक्ट एन एसिड, क्या नाम है उसका, मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, जिससे क्या होता है, कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। और फिर आपको पूछा है बेकिंग सोडा लगाते हैं, यस बेकिंग सोडा लगाते हैं हम, क्योंकि ये एसिड इंजेक्ट कर रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेकिंग सोडा लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बेकिंग सोडा जो है माइल्ड बेस होता है, उसको रब करोगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इस रीजन से हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आपको लिख के आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 था, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन करके दिखाना था, आयरन नेल को अगर मैं कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगी तो होगा क्या। तो रिएक्शन बनानी थी। तो रिएक्शन तो आई होप सबको ही आती होगी बनानी। क्या होती है क्वेश्चन 26 में, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो आयरन Fe होती है, Fe और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। अब ये जो आयरन है कॉपर से रिएक्टिव होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जब आयरन रिएक्टिव है ना तो कॉपर में से सल्फेट जो है ना ये आयरन के पास आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। तो जो ये रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर सकती है, तो कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ये रिएक्शन आपको करके दिखाना था, और फिर आपको इसे चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते थे, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट, ये क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी कॉपर को फ्रॉम सल्फेट, एंड क्या बना देगी, आयरन सेकेंड सल्फाइड बना देगी, सल्फेट, आयरन सेकेंड सल्फेट। तो इसे वर्ड्स में भी लिखना था और फिर रिएक्शन करके दिखा देनी थी। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट, तो कॉपर अलग हो गया और क्या फॉर्म हो गया, फॉर्म आयरन सल्फेट, ठीक है, एंड कॉपर मेटल। तो वर्ड्स में भी लिखना है और रिएक्शन भी करके दिखाना है। दूसरा था आपका पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, तो क्या होगा, इसका भी रिएक्शन करके दिखा देते और फिर से वर्ड्स में भी लिख देते। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका, PbNO3 2 एक्वस होता है ये, ठीक है, सोल्यूशन होता है। और Ki ये भी एक्वस सोल्यूशन है, इससे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे, K के पास तो NO3 आएगा, KNO3, और लेड के पास लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेड आयोडाइड में इसकी वैलेंसी लेड की आपकी 2 होती है और इसकी 1 होती है, तो PbI2 बन जाएगा। एंड साथ में KNO3, इन दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है तो KNO3 रहेगा। और फिर आपको बैलेंस करना था, इसमें 2 यहाँ आ जाएगा और KNO3 में भी 2 आ जाएगा।
तो ये आपका रिएक्शन होगा और फिर से वर्ड्स में लिख देना था कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम हाइड्राइड से रिएक्ट होगा तो आयन एक्सचेंज होंगे तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका सी वाला था सिल्वर क्लोराइड। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिल्वर क्लोराइड में क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड सबको पता है ना क्या होता है, AgCl। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपको पता होगी। AgCl से सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा आपका, और रिएक्शन बैलेंस कर लेना, ये सॉलिड हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। और AgCl कैसा था, सॉलिड था। बैलेंस करोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें लाइट एनर्जी से सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होके सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। और ये जो होता है सिल्वर क्लोराइड वो ग्रेइश वाइट, कैसा हो जाएगा, ग्रेइश वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन लिखना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका था क्लोरएल्कली प्रोसेस, केमिकल इक्वेशन से समझाना था और प्रोडक्ट बनना था एनोड और कैथोड में। तो क्लोरएल्कली प्रोसेस भी सबको आता होगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्लोरएल्कली प्रोसेस में क्या होता है, NaCl जो होता है ना, NaCl क्लोरएल्कली प्रोसेस, NaCl ब्राइन सोल्यूशन कहेंगे NaCl एक्वस को, ये ब्राइन सोल्यूशन होता है। इसमें जब आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका एक एल्कली बन जाएगा NaOH। क्लोरएल्कली है तो एल्कली बनेगा NaOH, और साथ में क्लोरीन गैस बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और फिर इसमें एनोड कैथोड पूछा था, तो एनोड में आपकी क्लोरीन गैस जाएगी और कैथोड में आपकी हाइड्रोजन गैस जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना था एनोड और कैथोड में क्या क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन बतानी थी बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो ये वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसिड बेसिस में, तो आपने करके ही गए होंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा अगर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 27 का और वाला जो क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा में क्या क्या लगता है, बेकिंग सोडा बनाना है, अगर बेकिंग सोडा अगर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए NaCl में आपने क्या क्या मिलाया होता है बेकिंग सोडा बनाने के लिए, H2O, CO2 और NH3, ये सारी चीजें मिलाओगे NaCl में, तब आपका NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, इसे बेकिंग सोडा कहेंगे, और साथ में NH4Cl ये बनेगा। तो ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन है, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था सेकंड वाला ब्लीचिंग पाउडर, तो ये वाले तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह इंपॉर्टेंट भी बता रखे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्लोरीन मिक्स करते हो तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और H2O अलग हो जाएगा। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन था। और थर्ड आपको बनाना था, थर्ड बनाना था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, जब जिप्सम होगा। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O, इसको जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम को ना आपको हीट करना था, हीट करना था कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। तो इससे आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी 2 से हाफ बचेगा, इसे POP कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ में 1.5 H2O सेपरेट हो जाता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें पैसेज पढ़ना था आपको और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने थे।
तो यहाँ पे मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलती है और इन द फॉर्म ऑफ ओर, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग करते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, सल्फाइड ओर रोस्टिंग। और जितने भी ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होते हैं इनको हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि ऑक्साइड से मेटल निकाली जा सके। तो ये आप पढ़ के गए होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे आपके, वाई कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट। तो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर को आप कन्वर्ट क्यों करते हो ऑक्साइड में, ताकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने से पहले, यानी जो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर होती है उसमें पहले ऑक्साइड बनते हैं एंड देन मेटल एक्सट्रैक्ट होती है। तो पहले ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, सीधा मेटल्स क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट की जाती। तो यहाँ पे आपको लिखना था इट इज easier to reduce metal oxide to obtain free metal than to reduce metal carbonates। क्या लिखना था आपको, इट इज easier to reduce metal oxide, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान होता है किसके किसके देन किससे, रिड्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है, या कार्बोनेट। मतलब मेटल ऑक्साइड को आप आसानी से रिड्यूस कर सकते हो, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को आप आसानी से रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए पहले ऑक्साइड में बदल दे ताकि वो इजीली रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट था राइट ए रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड। इसमें आपने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट थर्माइट रिएक्शंस में होती है। वैसे तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट थर्माइट रिएक्शंस जो होते हैं, थर्माइट रिएक्शन, उसमें एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। अब इसमें थर्माइट रिएक्शन में एक तो मैंगनीज वाला होता है और एक एक आयरन ऑक्साइड वाला होता है। Fe2O3 का जो ऑक्साइड होता है आयरन का, उसको एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम पाउडर। और फिर ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को सेपरेट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ओ यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। और Fe जो है लिक्विड फॉर्म में या मेल्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन वेल्डिंग, इस ये जो आयरन वाला थर्माइट रिएक्शन, इसको वेल्डिंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन जो होता है ना वो आपको मेल्ट फॉर्म में मिल जाता है। और ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेल्डिंग में यूज होता है इसका। तो थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आयरन ऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस करता है और आयरन अलग कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग कर देता है। सेम ये रिएक्शन एल्यूमिनियम वाला ही मैंगनीज ऑक्साइड के साथ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सी फर्स्ट, हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड से कॉपर कैसे ऑब्टेन होता है। तो देखो कॉपर सल्फाइड का जो ओर होता है कैसा है, ये सल्फाइड ओर है ना, तो सल्फाइड ओर के लिए आप पहले रोस्टिंग करोगे। क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग कैसे होती है, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और SO2 गैस बनेगी। इसके बाद जब इसकी रोस्टिंग हो जाएगी, अब इसका रिडक्शन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिडक्शन करेंगे। तो कॉपर सल्फाइड क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर ऑक्साइड जो आपको मिलेगा ना, इसको रिडक्शन करने के लिए आपको कार्बन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से नीचे होती है। तो इसको अपने ही और कॉपर सल्फाइड से इसको आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। तो ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से ही रिडक्शन कर देंगे तो कॉपर मिल जाएगा आपको और SO2 गैस अलग हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कार्बन ना देके हम कॉपर सल्फाइड ही दे देते हैं। तो ये सेल्फ रिडक्शन करती है। कैसे रिडक्शन करती है, क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल है तो सेल्फ रिडक्शन होता है, यानी कॉपर ऑक्साइड कार्बन की जगह आपको कॉपर सल्फाइड से ही रिडक्शन कर देना होता है और कॉपर मिल जाती है हीट करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वाई हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय यूजिंग कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्साइड से क्यों नहीं निकलती, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है उनको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, उनको हम कार्बन से क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते, उनके भी तो ऑक्साइड है, उसको भी तो हम चाहे तो कार्बन से रिड्यूस कर सकते थे, बट हाईली रिएक्टिव मेटल को हम नहीं करते कार्बन से रिड्यूस। तो इसका रीजन है कि हाईली रिएक्टिव मेटल हैव ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रति उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है। क्लियर।
तो समझ आ गया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम उसके ऑक्साइड से क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी, उनकी एफिनिटी किसके प्रति होती है, ऑक्सीजन के प्रति होती है। यानी वो ऑक्साइड, उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, वाई शोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो जो शोल्डर अलॉय है लेड और टिन से बनती है, और इसको हम वेल्डिंग में क्यों यूज करते हैं, तो इसका ना रीजन है कि शोल्डर हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है, शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसके कारण ये इजीली मेल्ट हो जाता है जल्दी, और इससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइंट करने में यूज कर सकते हो। तो रीजन क्या है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है, गिव रीजन कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये आपने पढ़े होंगे, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में फ्री आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है। सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। सोप क्यों नहीं बनाता लेदर इन हार्ड वाटर, इसका रीजन है कि सोप के पास ना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, हार्ड वाटर के पास, सॉरी, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, जिससे स्कम बन जाता है, और स्कम क्या करता है, क्लींजिंग एक्शन में हिंडर प्रोड्यूस करता है। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिससे स्कम बनेगा और स्कम हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। कार्बन शो कैटेनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन कैटेनेशन दिखाता है बट सिलिकॉन नहीं दिखाता। तो कार्बन कैटेनेशन क्यों दिखाता है, यानी लॉन्ग चेन बना सकता है ना कार्बन, तो कैटेनेशन मतलब लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी है। तो कार्बन कैटेनेशन क्यों दिखाता है, उसमें आप रीजन लिखोगे, जो कार्बन है ना, वो जो है उसके बॉन्ड जो है वो उसका साइज जो है ना सिलिकॉन से छोटा है, स्मॉल साइज है, जिस रीजन से वो क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लॉन्ग चेन वाली बॉन्ड बना सकता है, बट सिलिकॉन ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिफाइड K2Cr27। तो ऑक्सीडेशन इथेनॉल का आपने सीखा होगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है। देखो, इथेनॉल होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 29 का सेकंड। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के फॉर्म में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है Kr2। पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है, KCr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक होता है ये, एसिडिफाइड, ठीक है। तो जब ये इथेनॉल को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे ना, उसका ऑक्सीडेशन करोगे, तो उससे वो इथेनॉइक में चेंज हो जाएगा, CH3। इथेनॉइक का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबको आता होगा ये रिएक्शन, इथेनॉल से इथेनॉइक बन जाता है ऑक्सीडेशन करने पे। उसके बाद नेक्स्ट था इसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन का हाइड्रोजनेशन। तो इसमें बी पार्ट में इथीन क्या होता है, इथीन हाइड्रोजनेशन इथीन का करते हैं ना, तो इथीन होता है आपका C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2H होते हैं, 2H यहाँ होते हैं। तो जब आप इसे निकेल या पैलेडियम और हाइड्रोजन ऐड करते हो ना, तो इससे क्या होता है, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन। तो एल्केन में 6H हो जाते हैं। कितने H हो जाते हैं, 6H हो जाते हैं। तो ये एल्कीन से किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। तो ये हाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोजनेशन। तो निकेल और हाइड्रोजन के साथ जब आप हीट करोगे तो एल्कीन, यानी एल्कीन कौन सा है, इथीन है ना, ये इथीन से ये इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन, मोहन heated ethanol with the compound X in the presence of few drops of concentrated H2SO4, observed a sweet smelling compound Y formed when Y treated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound Z। तो ये आपने पढ़ा होगा कि इथेनॉल को जब आप हीट करते हो X से, किसकी हेल्प से, H2SO4, उससे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं।
तो इथेनॉल में क्या मिक्स करते हैं कि आपके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं, एस्टर बनते हैं। स्वीट स्मेल का मतलब एस्टर बनते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एस्टिफिकेशन रिएक्शन, पढ़ा है ना, एस्टिफिकेशन रिएक्शन जिसमें एस्टर बनते हैं, तो वो वाला रिएक्शन आपको लिखना था। उसमें क्या होता है, इथेनॉल में आपको इथेनॉइक मिक्स करना होता है, इथेनॉल और इथेनॉइक को मिक्स करना होता है, और साथ में H2SO4 कंसेंट्रेटेड लेना होगा। तो इससे आपके एस्टर बनेंगे। देखो एस्टर कैसे बनेगा, CH3COO को लिख दो पहले, CH3COO, ये H को हटा देना, और यहां से C2H5O को ले लो, C2H5 को ले लो, C2H5, इधर से C2H5 तक लेना है, इधर से C2HCOO तक लेना, और यहाँ से H और OH को हटा के वाटर बना देना। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा एस्टरिफिकेशन। यहाँ से ये O तक लो, और यहाँ से C2H5 ले लो, और फिर H2O अलग कर दो, तो ये आपका एस्टरिफिकेशन। और इसमें ये जो स्वीट स्मेल कंपाउंड है ना, इसे एस्टर कहते हैं। ये स्वीट स्मेल आती है, इसकी क्या होती है, स्वीट स्मेल। तो एस्टरिफिकेशन तो सब करके गए होंगे कि स्वीट स्मेल में एस्टर बनते हैं, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करना होता है। नेक्स्ट आपको बोला था इसमें XYZ क्या है, तो X तो इन्होंने बोल दिया था कि इथेनॉल, तो इन्होंने बोल दिया था किसके साथ डाला, X के साथ। तो X तो क्या है, ये है आपका, है ना, और बना क्या, स्वीट स्मेल Y, यानी ये Y है आपका, और साथ में अच्छा नहीं, ये Y X के साथ आपने इथेनॉल को मिक्स किया, वो तो इथेनॉइक है, और कंसेंट्रेटेड H2SO4 और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Y, तो ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड तो ये बना है एस्टर। तो XY तो मिल गया मेरे को। अब उसके बाद बोला कि ये जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड था ना, ये Y जो बना स्वीट स्मेलिंग एस्टर, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट किया तो वापस इथेनॉल मिला, तो ये आपका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन हो गया। जब आप वापस क्या करते हो, जब वापस आप एस्टर को, एस्टर क्या है, CH3COO C2H5, इसमें NaOH डालते हो, तो आपको पता है ना क्या होता है, तब आपका ये जो CH3C जो आपका इथेनॉल था ना, C2H5OH, वो अलग हो जाएगा, और ये जो CH3COO Na के साथ अटैच हो जाएगा, CH3COO Na, ये आपका सोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोप। इसको कहेंगे सोडियम इथेनॉएट, ठीक है। और ये एल्कोहल अलग हो जाएगा। अब इन्होंने यही बोला कि जो एस्टर बना था Y, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला, तो मेरे को एक और कंपाउंड Z मिला इथेनॉल के अलावा। तो इथेनॉल के अलावा ये आपका कंपाउंड Z है, जिसको सोप कहा है मैंने, इसका नाम क्या है, सोडियम इथेनॉएट। तो आपको बताना था X तो इथेनॉइक एसिड है, Y आपका इस एस्टर है, एस्टर को पूरा नाम लिख लेते, इथाइल इथेनॉइट, इथाइल इथेनॉइट। और ये आपका जो जेड बना है, ये सोडियम इथेनॉइट है। क्या है ये, सोडियम इथेनॉइट। तो आपको बताना था XYZ क्या है, ठीक है। तो इसमें दोनों रिएक्शन करनी थी, एस्टरिफिकेशन वाली भी और सेपोनिफिकेशन वाली भी। तो यहाँ पे हमारे रिएक्शंस भी हो गए। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा केमिस्ट्री के आंसर्स। सेक्शन सी पे आते जल्दी। कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक रियल इमेज बना रहा है, साइज ऑफ इमेज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी रिस्पेक्टिवली। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दी थी, रियल इमेज है। कॉन्वेक्स लेंस 6 केस होते ना, 5 केसेस में रियल बनाता है, और बचा हुआ केस एक वर्चुअल का होता है। तो यहाँ पे रियल वाला पार्ट है ये। तो रियल साइज ऑफ इमेज सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है उतनी ही ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी आपका डबल एफ पे होना चाहिए। जब ये दोनों से साइज सेम होते हैं, तो मिरर में तो सी पे होता है, और यहाँ कहाँ होगा, डबल एफ पे। तो यानी कि अगर मेरे पास F15 है और मेरे को बोल रहा है इमेज का साइज किसके साइज के बराबर है, ऑब्जेक्ट के, तो ऐसा कब होता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज। अगर मिरर की बात होती तो आप सी बोलते, बट यहाँ सी को नहीं, सी ना बोल के डबल एफ बोलते हैं। लेंस में सी नहीं होता, डबल एफ होता है। तो यानी कि आपके दोनों जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो इक्वल कहाँ पे होते हैं, जब ये 2f पे होता है। तो 2f का मतलब u भी 2f पे और v भी 2f पे है, और f अगर 15 है तो v आपका ये डबल हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अब u तो आपको पता है माइनस में होता है, और v आपका रियल लेंस में रियल v, जब भी लेंस में रियल बोले ना तो v पॉजिटिव होगा। रियल लेंस के लिए याद रखना, लेंस के लिए ये v पॉजिटिव का साइन लेगा, तो v इसका पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -30 एंड +30। आंसर कमेंट करना किस किसने ऑप्शन सी पे टिक किया है।
सेक्शन सी का 30 क्वेश्चन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, when you look at an object very close to your eyes, the ciliary muscle of your eyes contract and the eyelids become thick. yes, जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे लेंस क्या हो जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो लेंस थिक हो जाएगा, और लेंस थिक हो जाएगा तो आपको पता है ना फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंस थिक होने से फोकल लेंथ कम हो जाती है, डिक्रीज रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस मतलब कम हो जाती है, और फोकल लेंथ कम होने से क्या होगा, आपको क्लोज का चीज दिखेगी पास का, तो यस थिक हो जाएगा। कब, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये पता है ना हमें कॉन्ट्रैक्ट पे थिक हो जाता है लेंस, और थिक होने पे फोकल लेंथ कम होती है और क्लोज हो जाता है, मतलब हमें पास का दिखता है। तो यस क्लोज का देखना है तो थिक लेंस होना चाहिए, और वो कब होगा, जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, तो 31 का आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजंस थे। एजर्शन रीजन में एजर्शन है व्हेन रेज ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म ऑन एमर्जिंग दे गिव स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। यस, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से जाती है तो उसमें 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है, यानी बैंड बनता है। बिल्कुल करेक्ट है, आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा, प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स कर देता है, यानी 7 कलर्स में बांट देता है, स्प्लिट कर देता है। तो इसमें आपका क्या है, एजर्शन करेक्ट है, क्योंकि प्रिज्म का काम ही होता है लाइट को स्प्लिट करना 7 कलर्स में, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, बट रीजन गलत है। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट रेड लाइट बैंड मिनिमम एंड वायलेट लाइट बैंड द मैक्सिमम। कि ये इन्होंने इन्होंने ये बोला कि ये किस कारण से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट रेड लाइट बैंड मिनिमम एंड वायलेट लाइट बैंड द मैक्सिमम। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या लिख के आए हो। वैसे तो ये ठीक भी है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेड लाइट बैंड मिनिमम एंड वायलेट लाइट बैंड द मैक्सिमम। लाइट रेड लाइट कम बैंड होती है और वायलेट लाइट बैंड द मैक्सिमम, तो ये स्कैटरिंग ही तो है कि रेड लाइट को कम बैंड किया और वायलेट लाइट को ज्यादा। तो यस ये भी करेक्ट है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा इसको। अगर ये एक्सप्लेनेशन होता तो ये डिस्पर्शन को समझाता, तो करेक्ट है दोनों, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। 32 का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। कमेंट करके बताना किस किसने ऑप्शन बी पे किया है टिक, क्योंकि दोनों करेक्ट तो है। स्कैटरिंग से ही रेड कलर कम डेविएट हो रहा है, कम बैंड हो रहा है, और स्कैटरिंग क्या होती है, लेमडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है ना, तो इनवर्स लेमडा यानी वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, तो ये स्कैटरिंग इसकी कम होगी, जिसके कारण कम स्कैटरिंग होने से कम बैंड होगा, और ये ज्यादा बैंड होगा। तो एक्सप्लेनेशन मतलब रीजन स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन वाइज करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस विच शो अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2। तो +2 मैग्निफिकेशन के लिए आपको बनाना है रे डायग्राम। तो देखो कौन सा लेंस है जो 2 टाइम्स करेगा, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है। कॉनकेव लेंस तो डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है, तो +2 टाइम्स मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज बड़ी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो ये कॉनकेव लेंस तो नहीं करेगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस करेगा। और यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस का डबल इमेज वाला जो स्पेशल केस होता है वो बनाना था। स्पेशल केस पता है ना कौन सा होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ पे होता है, तभी इन लार्ज इमेज बनती है। तो यानी ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ पे रखना था, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एफ एंड ओ के बीच में रखना था। और फिर आपको पहली रे पैरेलल भेजनी थी, वो फोकस से जानी थी, और फिर दूसरी रे आपको ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी थी, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी, और यहाँ से तो मिलेगा नहीं, इसको बैक साइड से मिलाना था आपको स्केल से, और फिर ये इमेज डबल आ जाती, ये जितनी थी ना उसकी डबल आ जाती। तो ये वाला केस आपको समझाना था। कमेंट करके बताओ किस किसने ये केस लिखा कि जब आपको डबल इमेज चाहिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस का काम तो डिमिनिश्ड इमेज बनाना है, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कॉन्वेक्स लेंस कब करेगा, एनलार्ज इमेज कब बनाएगा, जब वो एफ और ओ के बीच में रखेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे +2 मैग्निफिकेशन दिखा देना था। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ 7 ओम, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल आपको आता होगा, रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी L/A, बट रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको
तो रजिस्टिविटी निकालें तो रजिस्टिविटी तो यहाँ आ जाएगी, रजिस्टिविटी यहीं रहेगी, एल बाय ए इधर जाके ए बाय एल हो जाएगा। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर ए बाय एल। अब स्मॉल आर जो रेडियस है वो आपको सेंटीमीटर में दी थी, आपको मीटर में कन्वर्ट करनी थी। तो पहले तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करो, तो इसमें देखो 10⁻⁻2 आ जाएगी। ठीक है, ये 0.01 है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने में 10⁻⁻2 आ जाएगी। 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये सानी 10⁻⁻2 ले लोगे, और यहाँ पे पॉइंट 1 2 यहाँ पे पॉइंट है, 2 यहाँ पे है, तो 10⁻⁻4 हो गई रेडियस। लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2। आर आपका 7 ओम दिया था, वैल्यू पुट करी इसमें सारी, तो ये 7 से 7 कटा 22, एंड ये 10⁻⁻8, क्योंकि रेडियस स्क्वायर होता है ना तो 2 बार लेनी पड़ेगी, और लेंथ तो एक ही बार है। तो 10⁻⁻8 और नीचे -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये डेसिमल एक यहाँ शिफ्ट करोगे तो 10⁻⁻5। ये करेक्ट आंसर है इसका, ओम मीटर में आएगी रजिस्टिविटी, ओम मीटर में आएगी। कमेंट कीजिए किस किसने ओम मीटर में आंसर लिखा है। तो ये इसका फाइनल आंसर था क्वेश्चन 34 का। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ किस किस का ये आंसर आया है। चलिए इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग दी हुई थी, ये वोल्टेज दी हुई है, और ये आपको 11 एम्पियर करंट दिया हुआ है। पावर निकालनी है इफ द हीटर ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट पे आपका हीटर ऑपरेट हो रहा है, यानी कि न्यू वोल्टेज आपको इतनी दी है, तो पहले आप इस वोल्टेज और इस करंट से आप ना रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो पावर निकल जाएगी। आंसर कमेंट करो इसका क्या लिख के आए हो। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो, जो V रेटेड क्वेश्चन में पहला V1 है और I1 जो दिया हुआ था उससे रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर निकालने में यूज होगा। तो V/I, तो पहले 220 दी थी, I आपको 11 दिया था, 20 ओम आ जाएगा। अब पावर का फॉर्मूला V²/R, बट आपको पावर न्यू वाले से निकालनी है, तो V न्यू लेना है square/R। पावर का फॉर्मूला सबको आता होगा, V²/R। R यहाँ से जो निकाला है वो रख देना है, और V² पे लेना है, यानी 2 बार। तो ये 2000 वॉट आंसर आ जाएगा। किस किस का आंसर ये आया है कमेंट कीजिए। 2000 वॉट किस किस का आंसर है। अब इसके आगे के जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको पता ही है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसमें आपको हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है ना। अ डिफेक्ट ऑफ आई वेयर अ पर्सन कैन सीन फार अवे ऑब्जेक्ट बट नॉट सीन नियर बाय ऑब्जेक्ट, एंड कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता है फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है। और फिर इसका फिर रे डायग्राम आपको बनाना था कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा के आप इसे करेक्ट कर सकते हो।
तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे एंड ये न्यूमेरिकल्स भी आपको नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वाला भी न्यूमेरिकल आपको उसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में ही मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड लाइक करो, तो आपको जल्दी जल्दी इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आई होप एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट कीजिए सारे बच्चे कैसा गया एग्जाम एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी अगर आप चाहते हैं तो इस पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भेज दीजिए, आपको आपके सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। एंड ये फिजिक्स के जो लास्ट के न्यूमेरिकल्स है इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करना एंड वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अदर कोर्स के सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लेना। तो एग्जाम कैसा गया सारे बच्चे कमेंट कर देना, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेक्ट है सारे बच्चे बताएंगे और आपका जो सेकंड पार्ट या अदर कोर्स के सोल्यूशन है थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे।